एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 यूपी में। आज के इस लेक्चर में हम भारत की सभी नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियाँ, वो नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। तो उसमें 3 नदी आती हैं या नदी तंत्र आते हैं। सबसे पहला है सिंधु और उसकी सहायक नदी, जो सिंधु नदी तंत्र बनाते हैं। दूसरी है गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा और उसकी गंगा की सहायक नदियाँ। तीसरी है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। एक एक करके हम इनको विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले आती है सिंधु नदी तंत्र, यानी कि इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि सम्मिलित हैं। इन पांचों नदियों को पंचनद भी कहते हैं और इन्हीं 5 नदियों के नाम की वजह से ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा था। तो पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। तो पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज आती है। सिंधु मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि सिंधु का जो है वो उद्गम कहाँ है। तो सिंधु का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर है, जो कि तिब्बत में है। सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है? बोखरचू ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास में। सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर लंबी है और ये विश्व की बड़ी नदियों में से एक में इसकी काउंटिंग होती है सिंधु की। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर और टोटल लंबाई कितनी है? तो 1114 का लगभग डबल हो जाएगा, तो 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद, यानी कि वही 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मीठन कोट के पास में मिलती है। ये मीठन कोट कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये बोखरचू ग्लेशियर हो गया तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास में। यहाँ से ये सिंधु निकल रही है इंडस के नाम से। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा सिंधु का जो है वो मैप है। यहाँ पे देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी, सियाचिन ग्लेशियर के पास से जो इसमें मिलती है। ऊपर से गिलगित नदी है, ये आकर मिलती है। और नीचे से ये 5 नदियां हैं जो पंचनद है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो है वो जगह जगह पर इसके आकर मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये स्पीति है, यहाँ से सतलुज है, ये व्यास आके इसमें मिल जाएगी, फिर सतलज आके यहाँ चिनाब में मिलेगी और फिर चिनाब आके सिंधु में मिल जाएगी। इसी तरह रावी भी चिनाब में आके मिलती है। ये यहाँ से चिनाब दिख रही होगी आपको, ऊपर से झेलम आती है, झेलम भी आकर चिनाब में ऊपर से मिल जाती है। तो ये सारी नदियां जो है ये बाईं ओर से मिलती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है सिंधु में, या सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनमें से बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं। तो बाईं ओर से ये जो पंचनद है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। और कहाँ पे मिलती हैं? तो पाकिस्तान में एक जगह है मीठन कोट, वहाँ पे। दाईं ओर यानी कि राइट साइड से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी है? तो वो है श्योक, काबुल, कुर्रम तथा गोलमल। तो यानी कि ये जो अफगानिस्तान की साइड से जो नदियां आती हैं वो जो है वो इसमें राइट साइड से मिलती हैं, जबकि जो हमारी पंचनद नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सिंधु में लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं। ये राइट और लेफ्ट किस डायरेक्शन में हो? तो राइट और लेफ्ट जो है ये सिंधु के फ्लो के डायरेक्शन में। यहाँ से बोकाचू से निकली और ये जो फ्लो का डायरेक्शन है, ये आप इस डायरेक्शन में, इसके फ्लो के डायरेक्शन में मूव करके खड़े हो जाइए, तो वो जो है वो ऊपर से आने वाली नदियां जो है आपके राइट में हो जाएंगी और ये वाली हो जाएंगी आपके लेफ्ट में। काबुल और उसकी सहायक नदियां अटक, जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। आपको पता होना चाहिए कि जो पंजाब है वो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। पंजाब का डिवीजन हो गया था, जो भारत का विभाजन हुआ था, तो आधा पंजाब जो है वो इंडिया के पास रह गया था और आधा पार्ट चला गया था पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है वहाँ पे अटक जगह है, वहाँ पे काबुल और उसकी सहायक नदियां जो है वो राइट हैंड साइड से आकर मिलती हैं सिंधु नदी में। सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ पे? अटक के पास में। तथा दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए, ये देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए, ये पश्चिम हो गया और नीचे की तरफ दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पश्चिम की बहते हुए कराची के पूर्व में, यानी कि कराची के पास में, ये अरब सागर में गिरती है। अब सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है सिंधु की वो है झेलम, जिसका जो पौराणिक नाम है वो वितस्ता है और इसे ही हाइडेस्पीस रिवर भी कहते हैं। आपको हाइडेस्पीस वार याद होगा जो 326 ईसा पूर्व हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। तो इसके 3 नाम है, इंपॉर्टेंट है। झेलम, दूसरा नाम क्या है? आपसे मैचिंग में पूछ सकता है, नया और पुराना नाम। आजकल आरओ और पीसीएस में बहुत पूछ रहा है। तो झेलम, इसका पुराना नाम क्या है? वितस्ता, और इंग्लिश में इसे हाइडेस्पीस रिवर भी कहते हैं। और इसी हाइडेस्पीस रिवर के यानी कि झेलम के किनारे पर ही युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व, जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है सिकंदर और पोरस का। इसी युद्ध में जो है, इसी युद्ध के बाद सिकंदर जो था वो वापस लौट गया था। यह सिंधु की सहायक नदी है झेलम। श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो वो झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। उद्गम क्या है झेलम का? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित वेरीनाग झरना। तो वेरीनाग झरने से किस जो नदी का उद्गम होता है? तो वेरीनाग झरने से उद्गम होता है झेलम का।
और झेलम के किनारे कौन सा शहर है, वो है श्रीनगर। वुलर झील का निर्माण करती है, तो वुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो झेलम करती है। कुछ छोटी छोटी नदियां हैं वो भी आती है वुलर झील में, लेकिन जो मेन रिवर है जिसके पानी की वजह से वुलर झील का निर्माण होता है तो वो है झेलम नदी। यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गई वुलर लेक, यहाँ पे ये इसका उद्गम है, ये देखिए वेरीनाग झरने के पास में, यहाँ से बहती हुई ये फिर यहाँ पर आती है और कई छोटी छोटी नदियां इसमें मिलती हैं आके, फिर आगे जाके ये वुलर झील का निर्माण करती है और फिर वुलर झील से वापस आगे बढ़ती है। तो वुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी करती है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, वेरीनाग झरना। मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है ये। झेलम पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि झेलम जो है वो चिनाब में कहाँ पर मिलती है आके, तो पाकिस्तान में एक जगह है जंग, वहां पे जो है झेलम जो है वो चिनाब में जाकर मिलती है। नीचे वाले मैप में देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये ऊपर से देखिए आपको यहाँ पे आकर झेलम दिख रही है, ये झेलम है, यहाँ पर आई वेरीनाग झरने से निकलते हुए, ये इधर आई नीचे की तरफ, और ये जो मेन दूसरी रिवर है झेलम, चिनाब में आकर मिल गई झेलम। फिर चिनाब भी आगे बढ़ती है और चिनाब आगे बढ़ती है, रावी में मिलती है, फिर रावी मिल जाती है जाके सतलज में। झेलम पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब में मिलती है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। मैचिंग में एक बार पूछा गया है कि किशन गंगा का दूसरा नाम क्या है, तो किशन गंगा का दूसरा नाम या किशन गंगा को ही पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। और ये किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो वो है झेलम की। हाइडेस्पीस की लड़ाई मई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी। और हाइडेस्पीस किसका पुराना नाम है, तो झेलम का। और झेलम का दूसरा पौराणिक नाम क्या है, वो है वितस्ता। दूसरी नदी है चिनाब, या जिसका पौराणिक नाम है अस्किनी। आपसे मैचिंग में दोनों नाम पूछ सकते हैं, एक तरफ नए नाम दे देंगे, एक तरफ पुराने नाम दे देंगे। आपको मैच करना होगा कि झेलम का क्या है, चिनाब का क्या है, रावी का क्या है, इस तरीके से। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, कौन सी, चिनाब। यह नदी लाहौल में, ये लाहौर नहीं है, लाहौल है, लाहौल में बाड़ा लाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये दोनों ओर से चंद्रा और भागा नदी नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, पहला पूछेगा कि चंद्रा और भागा जो दो नदियां हैं ये मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है, तो चिनाब का निर्माण करती है। तो चिनाब का निर्माण कैसे होता है, चंद्रा और भागा नाम की दो नदियों के मिलने से। और ये चंद्रा और भागा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये बाड़ा लाचा दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सेकंड वाली इमेज में आप देखेंगे तो ये रहा बाड़ा लाचा पार, इस तरफ से ऊपर की तरफ से आएगी ये, और इधर से आएगी ये, ऊपर से सूरज ताल है, नीचे चंद्र ताल है, यहाँ से आएगी आपकी चंद्रा और ऊपर से आएगी भागा नदी। और ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है टांडी, टांडी के पास आकर मिलती है और यहाँ पे चिनाब का निर्माण करती है। हिमाचल प्रदेश में ये जो है चिनाब, उसको चंद्रभागा नदी कहते हैं। तो आपसे एक और प्रश्न बन गया कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किसको कहते हैं, या चंद्रभागा नदी है जो है वो किसका दूसरा नाम है, तो चिनाब का। क्योंकि चिनाब नदी का जो निर्माण होता है वो दो नदियों के मिलने से होता है, चंद्रा और भागा नदी से। ये नदियां हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हैं, यानी कि जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1180 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला कि चिनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी है, बाड़ा लाचा दर्रे के पास से दो नदियां निकलती है, चंद्रा और भागा, जिनके मिलने से चिनाब का निर्माण होता है। और ये चंद्रा और भागा जो नदियां हैं ये आपस में कहाँ मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश के टांडी जिले में आकर मिलती है, जहाँ पे इसको चंद्रभागा नदी कहते हैं। अगली नदी है रावी या परशुली, इसका दूसरा नाम है इरावती। तो रावी का पुराना नाम क्या है, परशुली या इरावती। इसकी लंबाई कितनी है, तो 723 किलोमीटर है। पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है रावी। मैप में देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे ये जो नदी दिख रही है ये हो गई आपकी रावी नदी, ये यहाँ पे आपको दिख रही है, ये रावी नदी हो गई। रावी का उद्गम कहाँ है, तो कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के 12 भंगल। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि रावी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के 12 भंगल जो कि रोहतांग दर्रे के पास में है, वहां से इसका उद्गम स्थल है रावी नदी का। या पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से मिल जाती है। तो रावी नदी किससे मिलती है, जाके चिनाब से। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर से आ रही है रावी नदी और ये आ रही है चिनाब, तो ये आके रावी जो है वो चिनाब में मिल जाएगी। नेक्स्ट नदी है व्यास, या जिसका पौराणिक नाम है विपासा। यह सतलज की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल, व्यास का उद्गम स्थल या विपासा का उद्गम स्थल क्या है, तो वह है व्यास कुंड, जो कि कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे से होता है। तो व्यास का या विपासा का जो है उद्गम स्थल क्या है, तो वह व्यास कुंड। आराम से याद हो जाएगा, व्यास कुंड के नाम से ही इसका नाम व्यास पड़ा है और वहां से ही विपाशा है। तो व्यास कुंड, व्यास नदी, विपाशा। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। कपूरथला जो कि पंजाब में है के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिके। तो ये हरिके जगह है, यहाँ पे किसका किसका संगम होता है, तो इसमें व्यास नदी जो है वो सतलुज से मिल जाती है। मैप में देखेंगे तो ये इधर जो नीचे इसकी तरफ से आप देखेंगे ये सतलुज है, आगे बढ़ती जाती है ये सतलुज, और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे है व्यास नदी। तो ये व्यास नदी आती है और पंजाब में एक जगह है कपूरथला, तो कपूरथला के पास एक जो जगह है वो है हरिके। तो कपूरथला में हरिके के पास में व्यास नदी जो है वो सतलुज में मिल जाती है। तो सतलुज की सहायक नदी हो गई व्यास, जो कि हरिके के स्थान पर मिलती है आके सतलुज से।
नेक्स्ट नदी है सतलुज, या जिसका नाम है शतुद्री। सतलुज और शतुद्री कई बार पूछा गया, तो शतुद्री किसका पौराणिक नाम है? सतलुज नदी का। यह चिनाब की सहायक नदी है, मैप में आप देख सकते हैं ये सतलुज है, यहाँ से उद्गम स्थल हो रहा है इसका, ये आते हुए इसमें पहले यहाँ पे ब्यास मिली है, फिर सतलुज आके चिनाब में मिल गई है, और इसी चिनाब में ऊपर देखेंगे आप तो रावी भी मिली है जाके, और यहाँ पे देखेंगे ये चिनाब फ्लो करती हुई आ रही, इसमें यहाँ पे रावी मिल गई है, और ऊपर से झेलम भी चिनाब में ही मिलती है, और चिनाब में यहाँ के आगे मिल जाती है सतलुज। सतलुज का जो है वो हो गई चिनाब की सहायक नदी, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल या राकस ताल। इस नाम की वजह से इसको कई बार पूछा गया है कि राक्षस ताल या राक्षस ताल जो झील है वो किसका उद्गम स्थल है? तो राकस ताल या राक्षस ताल झील सतलुज या सतुद्री का उद्गम स्थल है। शिवकिला दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। तो दो प्रश्न बन गए, राक्षस ताल झील किसका उद्गम स्थल है? तो राक्षस ताल झील है सतलुज का उद्गम स्थल। और शिवकिला दर्रे के पास से कौन सी नदी इंडिया में प्रवेश करती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो शिवकिला दर्रे के पास से इंडिया में एंट्री करती है सतलुज नदी। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित करती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो हिमालय की तीनों श्रेणियों को, ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी छोड़ दें तो अंदर की जो होगी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, जो तीनों श्रेणियां हैं उनको अपरदित करते हुए या काटती हुई कौन सी नदी आती है? तो वो है सतलुज नदी। भाखड़ा नांगल बांध भी सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज रिवर पे। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न सतलुज नदी से पूछे जा सकते हैं, एक्चुअल में चार। सतलुज का पूरा पौराणिक नाम क्या है? तो शतुद्री हो गया। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सतलुज या सतलज की जो उद्गम स्थल है वो है राक्षस ताल झील मानसरोवर के पास में। शिवकिला दर्रे के पास से भारत में एंट्री करती है, या हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित यानी काटती हुई आती है, और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। आगे देखते हैं सिंधु जल संधि। यह भी फरवरी में इंडिया ने इसको रिवोक कर दिया था, इसमें चेंजेस करने की वो करी गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रश्न इससे पूछा जा सकता है सिंधु जल संधि, क्योंकि ये अभी करंट का भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम तथा चिनाब को केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता था। तो सिंधु और झेलम चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब का 20% जल ही प्रयोग करेगा भारत, बाकी 80% वो छोड़ देगा पाकिस्तान के लिए। जबकि सतलुज तथा रावी के 80% जल के उपयोग पर इसमें जो अधिकार था वो इस समझौते के तहत भारत को मिला था, और 20% करेगा झेलम चिनाब और सिंधु का, जबकि सतलुज और रावी का 80%। तो सतलुज और रावी याद कर लीजिए कि सतलुज और रावी का 80% और बाकी जो बच गई है उनका 20%। तो सतलुज तथा रावी के 80% जल का उपयोग करने का अधिकार किसको मिला था? इंडिया को मिला था, और बाकी जो नदियां बच गई उनका 80% पानी उपयोग करने का अधिकार मिल गया था पाकिस्तान को। ये थी सिंधु जल संधि, और कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अब आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ लेंथ, यानी कि कौन लंबाई के हिसाब से जो है वो नदियों को व्यवस्थित करिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो सबसे लंबी हो गई सिंधु, क्योंकि बाकी सारी सिंधु की सहायक नदी है, तो मेन नदी सिंधु हो गई। इसकी टोटल लेंथ लगभग 2880 किलोमीटर है। इंडिया में कितनी थी? 1140 के आसपास। तो सिंधु हो गई टोटल, अगर लेंथ देखें तो इसकी 2880 किलोमीटर, और विश्व की सबसे जो कई बड़ी नदियां हैं उनमें से सिंधु भी आती। तो सिंधु हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी थी सतलज, वो हो गई। फिर उसके बाद आती चिनाब, फिर झेलम, रावी और तथा व्यास। व्यास हमने पढ़ा था सबसे छोटी रिवर है इसकी सिंधु की सहायक नदियों में से। तो सबसे लंबी हो गई सिंधु, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स में आती है, इसलिए इनमें भी सबसे लॉन्गेस्ट हो गई 2880 किलोमीटर के उससे। फिर आ गई सतलज, फिर चिनाब, झेलम, रावी तथा व्यास। सिंधु, सतलज, चिनाब, झेलम, ये स्टार्ट की 4 याद कर लीजिए, बाकी आपको जो है प्रश्न वो निकाल लेंगे। तो सिंधु, सतलज, चिनाब, झेलम। आगे देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी का जो फॉर्मेशन है वो किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे देवप्रयाग, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे भागीरथी इधर से मिल आ रही है, और इधर से जो दूसरी रिवर है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है आके देवप्रयाग में, वहाँ पे देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। इसी तरीके से और कई तीर्थ स्थल हैं जो अलग अलग नदियां मिलके करती है अलकनंदा में। तो इस साइड सब कॉमन हो जाएंगे, अलकनंदा अलकनंदा अलकनंदा, यानी कि छोटी छोटी नदियां अलकनंदा में मिलकर आती है, और वो कई सारे प्रयाग बनाती हैं, जिसमें से रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जो है वो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न जो है कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अलकनंदा में धौली गंगा जब मिलती है तब बनता है विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पे ये अलकनंदा है, इसमें आके ये धौली गंगा इधर से मिल रही है, तो निर्माण होता है विष्णुप्रयाग का। फिर अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है, तो निर्माण होता है कर्णप्रयाग का। तो यहाँ पे देखेंगे ये पिंडार नदी है, और ये अलकनंदा जो मेन रिवर है, इसमें अलकनंदा और जो पिंडार रिवर मिलती है तब बनता है कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, तो बनता है रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा में
जब भागीरथी मिलती है तब बनता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही जो है वो गंगा का फॉर्मेशन होता है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब गंगा का फॉर्मेशन होता है देवप्रयाग में। तो दो जो प्रयाग है वो इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछे गए हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है रुद्रप्रयाग। मैप पे आप देखेंगे ये रही अलकनंदा और यहाँ पे आएगी ये मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती हैं या अलकनंदा में जब मंदाकिनी रिवर मिलती है आगे तो बनता है रुद्रप्रयाग, और फिर जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए लास्ट वाले। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो मैदानी भाग में जो गंगा रिवर है वो कहाँ पे प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास से। इसमें दाहिनी ओर से यमुना नदी जो कि प्रयाग इलाहाबाद के निकट से आके मिलती है। आपको पता होगा कि प्रयाग में संगम भी का आयोजन होता है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, तो तीनों नदियों के संगम पर स्थित है आपका प्रयागराज। दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदी सोन नदी है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है कि दक्षिणी पठार से आकर कौन सी नदी गंगा में मिलती है, तो वो है सोन नदी। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे तो ये देखिए दक्षिण के पठार से आके मिल रही है, ये इधर से गेन आ रही है और ये आ रही है सोन नदी। तो ये आएगी सोन और इधर से आके मिल जाएगी गंगा नदी में। ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर ये हो गई यमुना, यमुना आ रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से मिलकर आ रही है, यहाँ पर मिल रही है। आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से जल ग्रहण करके इसमें आकर मिलती है। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से आकर मिलती है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी आकर जो है वो गंगा में मिलती है, तो वो हो गई आपकी दामोदर नदी। यहाँ पे एक बार फिर से मेप में देखेंगे तो ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यहाँ से गंगा का उद्गम स्थल हुआ। ये गंगा आगे बढ़ती हुई कन्नौज में आई, कन्नौज में आपके इसमें मिलती है रामगंगा। ये आपसे प्रश्न पूछेंगे कि रामगंगा जो नदी है वो गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो कन्नौज में आकर मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे है इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये यमुना यहाँ से आ रही है और गंगा में मिल रही है प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गंगा में ये इधर गोमती, ये गोमती का जो है वो आपका ये लखनऊ के आते हुए और यहाँ पे आगे मिलेगी, आगे आकर मिलेगी गोमती। फिर इधर देखेंगे आप घाघरा मिलती है, ये इधर आके सोन मिल रही है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, आगे महानंदा, हुगली और यहाँ पे आके बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। एक पूरी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ किस स्थान पर मिलती है। अब देखते हैं गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की पूरी लेंथ को काटते हुए गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं और यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लेंथ जो है वो किस प्रदेश में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां हैं पश्चिम से पूर्व, इनका जो क्रम है वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा महानंदा। ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदियों का क्रम गंगा में मिलने का। तो मैप में देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे बाएं तट पर, तो सबसे पहले आप देखेंगे रामगंगा, ये कन्नौज में आकर मिल रही है रामगंगा गंगा में। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यमुना, यमुना आके मिलेगी इलाहाबाद में। फिर आएंगे आगे तो फिर मिलती है आपको घाघरा, घाघरा यहाँ पर आके मिल रही है। फिर गंडक मिलती है, उसके बाद कोसी मिल रही है, महानंदा मिल रही है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है तथा महानंदा है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा पद्मा कहलाती है। तो जब गंगा जो है बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जो चेंज है वहाँ के स्थानीय नाम गंगा को बोलते हैं पद्मा। फिर पाबना से पूर्व गोलुंडू के पास ब्रह्मपुत्र जो है वो आकर गंगा में मिलती है यानी कि पद्मा में, क्योंकि गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना कहते हैं। तो यमुना यहाँ पे इंडिया में, बट जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में। गंगा को कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। मैप में देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं आप, ये है गंगा रिवर, ये गंगा है और यहाँ पे ये बांग्लादेश में एंटर हुई तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। अब ये जो पद्मा यानी कि गंगा रिवर है ये आगे बढ़ती है और ऊपर की तरफ देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर आ रही है और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो बांग्लादेश का जो स्थानीय नाम है ब्रह्मपुत्र के लिए वो है जमुना। तो जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर से इस तरफ से आ रही है और इधर से आ रही गंगा यानी कि पद्मा। तो गंगा यानी कि पद्मा और इधर जमुना, इन दोनों का जो वो है वो मिलती है, यहाँ पर आके आपसे मिलती है पद्मा और फिर इन दोनों का जो संयुक्त नाम हो जाता है वो हो जाता है पद्मा। यहाँ पे जो है गोलुंडू के पास कोई एक जगह है यहाँ पे बांग्लादेश में गोलुंडू, वहाँ पे आकर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है और फिर इनका जो संयुक्त नाम हो जाता है पद्मा। फिर ये जो पद्मा नदी है वो आगे बढ़ती है और ऊपर से एक दूसरी नदी आती है मेघना। जब मेघना नदी इस पद्मा नदी में यानी कि गंगा में मिलती है तो इसका जो नाम जो होता है वो मेघना ही हो जाता है और फिर यही मेघना जो नदी है वो कई सारी जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होकर यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखिए ये छोटी छोटी नदी है, छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती है मेघना रिवर और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। चांदपुरा के पास मेघना इसमें आकर मिलती है और तत्पश्चात यह मेघना के नाम से अन्य जल वितरिकाओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से आई गंगा जिसका यहाँ पे नाम बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा और इधर से आ रही ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका नाम हो जाता है जमुना। तो पद्मा और जमुना जब यहाँ पर मिलती है तो इनका नाम हो जाता है
इनका नाम पद्मा हो जाता है। फिर यही पद्मा जब आगे बढ़ती है तो इसमें ऊपर से जो है वो एक दूसरी नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। यहाँ पे आप देखेंगे मेघना नदी ये आ रही है, और जब मेघना पद्मा में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। फिर मेघना जो जो रिवर है वो कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होके और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। इसका विस्तार हुगली और मेघना नदी के बीच में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो हुगली और मेघना के बीच में। हुगली और मेघना जो है ये किनके द्वारा बनाई गई है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाई गई नदियां हैं, वो है हुगली और मेघना। जो हुगली है जो है ये गंगा की एक ब्रांच होती है जो बंगाल में, अपने जो पश्चिम बंगाल में वहां पे फ्लो कर जाती है, और जो आगे इधर हो जाती है पद्मा के नाम से इधर इंटर हो जाती है बांग्लादेश में, दूसरी इसकी ब्रांच गंगा की। अब जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव्स भी कहते हैं, और इन्हीं वृक्षों की अधिकता के कारण इसको जो है वो सुंदरवन भी कहते हैं, और इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गंगा की कुछ सहायक नदियां, उनका उद्गम और उसका जो गंगा में संगम है वो देख लेते हैं, और ये कई बार पूछे गए हैं। तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, हिमानी यानी कि गोमुख जिसको बोलते हैं, और कहाँ पे टर्मिनेट होती है, वो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है यमुना। यमुना का उद्गम क्या है, यमुनोत्री है, यमुनोत्री है जिसको बंदरपूछ भी ग्लेशियर भी कहते हैं, और इसका संगम यानी कि गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है यमुना, तो गंगा प्रयागराज में जो यमुना में जो है वो गंगा में मिलती है। फिर नेक्स्ट रिवर है शारदा यानी कि काली रिवर। तो जो काली रिवर यानी कि शारदा रिवर है वो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, और ये घाघरा में आकर मिलती है किससे, बाराबंकी में। फिर आगे है कोसी। कोसी नेपाली हिमालय से निकलती है और ये गंगा में आकर मिलती है कटिहार बिहार में। फिर आगे आती है गंडक। गंडक भी नेपाली हिमालय से निकलती है और ये गंगा से मिलती है सोनपुर पटना में। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। रामगंगा जो है उसका उद्गम स्थल है दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड में। तो रामगंगा का उद्गम है दूधा टोली, और ये गंगा में कहाँ मिलती है, कन्नौज में। ये प्रश्न कई बार पूछा कि रामगंगा जो है वो कहाँ पे आके मिलती है, या कन्नौज में कौन सी नदी गंगा में आकर मिलती है, तो कन्नौज में जो है वो रामगंगा गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये गंगा में मिलती है आके पटना के पास में। नेक्स्ट रिवर है दामोदर। दामोदर रिवर हमने पीछे पढ़ा था कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये हुगली जो है वो कोलकाता के निकट आके इसमें मिल जाती है। और हुगली कौन सी है, हुगली जो है वो गंगा की ब्रांच है, एक सब ब्रांच है। फिर आती है चंबल। चंबल जो है ये महू मध्य प्रदेश में, महू से उद्गम स्थल है चंबल का, और ये यमुना में आकर मिलती है कहाँ पे, इटावा के निकट में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई, चंबल हो गई। और ये यमुना में कहाँ पे मिलती है, तो यमुना में जो चंबल नदी है वो मिलती है इटावा के पास में। नेक्स्ट है गोमती रिवर। गोमती रिवर के बारे में कई प्रश्न पूछा गया है, और यूपी स्पेशल में भी इससे कई प्रश्न पूछा गया है। तो गोमती रिवर का जो उद्गम स्थल है वो गोमत ताल, जिसे फुलर झील भी कहते हैं, और ये कहाँ पे, तो ये पीलीभीत में है। माधव टांडा जगह है पीलीभीत में। तो गोमत ताल जो है फुलर झील से निकलती है, और ये पीलीभीत में है गोमत ताल या फुलर झील। कहाँ का किसका उद्गम स्थल है, गोमती का। और यहाँ से अभी जो सांसद थे वो आपके वरुण गांधी थे पहले के सांसद। तो गोमती रिवर कहाँ से निकलती है, गोमत ताल या जिसे फुलर झील कहते हैं, कहाँ पे है, वो पीलीभीत में है। और ये गोमती जो है वो गंगा में कहाँ मिलती है जाके, तो गाजीपुर जगह है वहाँ पे मिलती है जाके ये गंगा से। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लेते हैं, गंगा यमुना को तो आपको याद ही रहेगा। एक शारदा को देखते हैं, शारदा यानी कि काली नदी, ये मिलाम हिमानी जो उससे निकलती है ग्लेशियर से, और ये गंगा में मिलती है, ये घाघरा में मिलती है जाके बाराबंकी में। फिर है कोशी। कोशी नेपाली हिमालय से निकलती है और गंगा में ये मिलती है कोशी कहाँ पे, कटिहार बिहार में। फिर आती है गंडक। गंडक नेपाली हिमालय से मिलती है और ये जो है वो गंगा में मिलती है सोनपुर के पास में, जो कि पटना के पास में। फिर नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। ये दूधा टेली श्रेणी उत्तराखंड में वहां से निकलती है और ये मिलती है जाके गंगा में कहाँ पे, कन्नौज में। तो कन्नौज के पास कौन सी नदी गंगा में मिलती है, वो है रामगंगा। नेक्स्ट इज दामोदर। दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये हुगली जो कि गंगा की ब्रांच है, हुगली में मिलती है जाके कोलकाता के पास में। नेक्स्ट है चंबल। चंबल जो है वो महू मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। और ये कहाँ पे मिलती है जाके, तो यमुना से मिलती है इटावा के पास में। तो चंबल और रामगंगा सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। लास्ट में आती है गोमती। गोमती गोमत ताल से निकलती है और ये फुलर झील, गोमत ताल या जिसे फुलर झील बोलते हैं, ये कहाँ पे है, पीलीभीत। और ये गंगा में मिलती है गाजीपुर में। गोमती से ये भी पूछा गया कि गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर में। और इसका उद्गम स्थल क्या है, तो फुलर झील है जो कि पीलीभीत में है। नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और ये भी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवाद तंत्र जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है, तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश। अभी आईएएस के पेपर में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये आया था कि
ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है वो किन देशों में फैला हुआ है? उसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश। भारत में यह 1346 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? वो है आंगसी ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास में है। आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास में। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है, जिसे यारलुंग भी कहते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो या यारलुंग। इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। फिर आगे जब ये बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिबांग और लोहित नाम की 2 नदियां इसमें आकर मिलती हैं, तथा असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो दिबांग और लोहित नदियां जब इसमें मिलती हैं दिहांग नदी में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और दिहांग इसका नाम कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और उससे पहले तिब्बत में इसका नाम होता है यारलुंग या सांगपो या यारलुंग सांगपो। कहाँ से निकलती है? तो ये चेम्बुंगदंग ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग मंगाती है तथा कुछ बड़े नदी द्वीप भी का भी निर्माण करती है। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वो भी शामिल है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली है। तथा कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ये जो है ये आपको माजुली द्वीप दिख रहा होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपने ज्यादातर जो द्वीप पढ़े होंगे वो जो है वो सागर के बीच में होते हैं, समुद्र के बीच में होते हैं, मगर ये जो नदी द्वीप है माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया हुआ। माजुली जो है ये 352 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में है तथा ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप वर्ष 2016 में इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया। तो माजुली से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। माजुली जो है ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है तथा 2016 में इसे पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया। तो पहला, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो वो है माजुली। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता तथा आदि नदियां मिलकर अंत में पद्मा यानी कि गंगा में मिल जाती है। इससे पहले हमने जब गंगा का जो रिवर सिस्टम पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि जब गंगा जो है वो ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, तब ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम होता है जमुना। तथा तब जमुना और पद्मा यहाँ पे पाबना के पास में मिलती हैं और इनका संयुक्त नाम हो जाता है पद्मा। फिर पद्मा में मेघना नदी एक आकर मिलती है तो पद्मा का नाम फिर आगे चल के हो जाता है मेघना। और मेघना जो है वो छोटी छोटी कई सारी जल वितरिकाओं में, ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाती है तथा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो बनाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा अगर आपसे प्रश्न पूछे किन 2 नदियों के बीच में है, तो हुगली तथा मेघना के बीच में। ये जो हुगली जो है ये गंगा की ही एक सब ब्रांच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हुगली। अब जो ब्रह्मपुत्र के कई जो नाम है, जो डिफरेंट स्थानीय नाम है वो पूछे जाते हैं। तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को सांगपो या यारलुंग, या यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दियांग। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम में इंटर करती है तो वहीं पर दिबांग और लोहित नाम की 2 नदियां इसमें मिलती हैं और इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीप की नदियां, क्योंकि यहाँ वर्ष भर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों में वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। ये नदियां यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो हिमालय की नदियों की तुलना में अधिक पुरानी है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा व ताप्ती ही समान बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर ब्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो करने वाली कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? तो 2 है, नर्मदा तथा ताप्ती। ये नदियों को 2 भागों में विभक्त करती हैं। पहली हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तथा दूसरी हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां 2 प्रकार की हो गई, पहली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी जो अरब सागर में गिरती हैं। अब सबसे पहले देते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। उनमें से सबसे पहले है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है ये रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है, यानी कि रांची में दक्षिण पश्चिम पठार जो रांची का पठार है वहां से निकलती है तथा पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर से होकर गुजरती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है रांची के पास में। यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। स्वर्णरेखा नदी किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। और इसका उद्गम कहाँ पे है? तो रांची के पास में पठार से। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के निकट रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। तो रांची के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। यह नदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर बनी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है ब्राह्मणी नदी की जो
सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, तो कोयल व शंख। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कोयल तथा शंख किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो कोयल व शंख ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी नदी जो डेल्टा है उसके अंतर्गत भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस नदी के जो है आपके डेल्टा क्षेत्र में पड़ता है, तो वो पड़ता है ब्राह्मणी नदी के अपवाह क्षेत्र में। तो ब्राह्मणी नदी के अपवाह क्षेत्र में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो है भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। अगली नदी है महानदी। रायपुर अमरकंटक के पठार से निकलकर पूर्व व दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। रायपुर के पास से निकलती है, यानी कि महानदी नदी कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। अब मैप में देखेंगे तो यहाँ पे रायपुर है और यहाँ पे धमतरी नाम की जगह है, उसके पास से निकलती है महानदी नदी और यहाँ पे आके ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फिर एक ब्रांच जो है वो कटक के पास में है, कई सारी जल वितरकों में डिवाइड हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड व डूब नदियां, इसमें मंड व डूब तथा जोक व तेल, ये दो इंपॉर्टेंट, ये चार इंपॉर्टेंट नदियां ये पूछी गई है कि मंड, डूब तथा जोक व तेल। इसमें जोक व तेल जो है वो काफी बार पूछी गई है। तो जोक व तेल जो है वो किसकी सहायक नदियां है, वो है महानदी की सहायक नदियां, जोक व तेल। नेक्स्ट है हीराकुंड तथा टिकरापारा बांध भी इस नदी के ऊपर बनाया गया। तो हीराकुंड तथा टिकरापारा बांध किस पर बनाया गया, महानदी पे बनाया गया है। जोंक व तेल जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की सहायक नदियां हैं। इससे पहले ब्राह्मणी की जो सहायक नदियां हैं वो भी कई बार पूछी गई हैं, कोयल व शंख। तथा भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य इस नदी के अपवाह क्षेत्र में है, प्रवाह क्षेत्र में है, तो वो है ब्राह्मणी नदी के। नेक्स्ट आती है गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी रिवर। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर में इसका उद्गम स्थल है। तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो वो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां और यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वही याद रखेंगे, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। तो पेनगंगा, वर्धा तथा इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है गोदावरी का, तो त्र्यंबकेश्वर के पास से। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, यानी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी रिवर। मंजीरा नदी हैदराबाद के समीप गोदावरी नदी में मिलती है। तो मंजीरा नदी, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की नदी है, तथा ये गोदावरी में कहाँ पे आके मिलती है, तो हैदराबाद में। या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे पे है, तो है मंजीरा नदी के किनारे। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपसे परसेंटेज तो नहीं पूछेंगे, मगर ये जरूर पूछ सकते हैं कि गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो किन किन स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा दो नदियों को कहते हैं, गोदावरी को भी कहते हैं तथा कृष्णा को भी कहते हैं। ये जो इसके नीचे आपको कृष्णा नदी दिख रही होगी, गोदावरी को क्यों कहते हैं दक्षिण की गंगा, क्योंकि ये जो साउथ की सबसे लंबी नदी है, तो लेंथ की वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, तथा पवित्र होने की जो है हिसाब से इसको दक्षिण की, कृष्णा को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा दो नदियां हो गई, गोदावरी भी हो गई तथा कृष्णा भी हो गई। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, महाबलेश्वर की पहाड़ियां। यहाँ पे आप देखेंगे ये है महाबलेश्वर की पहाड़ियां, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी और ये फ्लो करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे विजयवाड़ा, श्रीशैलम तथा अमरावती जो है ये स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तथा आंध्र प्रदेश में है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा तथा मूसी, ये जो नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा तथा मूसी। मूसी नदी कई बार पूछी गई, मूसी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो कौन कौन सी हो गई, मूसी, भीमा, घाट प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा तथा कोयना। इसमें भीमा और मूसी सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। नेक्स्ट आ गया कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो कावेरी का उद्गम स्थल क्या हो गया, कावेरी का उद्गम स्थल हो गया आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, और वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से प्रवाहित होती हुई कावेरी पत्तनम एक जगह है, उसके पास में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी और एंड में फ्लो करते हुए ये तमिलनाडु के स्थान है कावेरी पत्तनम में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र है केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु।
इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो याद करिए, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ तथा सुवर्णवती तथा अमरावती। इसमें से लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती तथा अमरावती कई बार प्रश्न में पूछी गई। तो कावेरी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी है? हेमावती हो गई, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती तथा अमरावती। यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात भी बनाती है। तो शिव समुद्रम नाम का जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है? वो है कावेरी नदी। नेक्स्ट है, इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। पवित्रता के लिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो पवित्रता के लिए दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। तथा लेंथ के हिसाब से किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। तो लेंथ के हिसाब से यानी कि लंबाई के हिसाब से दक्षिण की गंगा कहते हैं आपको गोदावरी को, तथा पवित्रता के हिसाब से किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपी। इसके अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो ज्यादातर चावल होता है वो कावेरी नदी के जो नदी बेसिन है, अपवाह क्षेत्र है, वहीं पर उगाया जाता है। इसलिए दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसके अपवाह क्षेत्र को कहते हैं? तो कावेरी को कहते हैं। और कावेरी को ही पवित्रता के बेसिस पर दक्षिण की गंगा कहते हैं। लेंथ के हिसाब से किसको कहते थे? तो लेंथ के हिसाब से कहते थे आपको गोदावरी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है? तो वो है आपकी कावेरी नदी। मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर दूर इसी नदी पर कृष्णा सागर जलाशय भी बनाया गया है। तो कृष्णा सागर जो जलाशय है वो कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। इस नदी पर श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप भी स्थित है, यानी कि कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम द्वीप से होकर गुजरती है। इसी नदी पर होगेनकल जलप्रपात भी है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। शिव समुद्रम नाम का जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी बनाती है। फिर होगेनकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी बनाती है। श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम जो द्वीप है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो वो आपकी कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी, जिसे पेन्ना या पिनाकिनी भी कहते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रश्न हो गया, नंदी दुर्ग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? पेन्नार नदी, जिसे पेन्ना या पिनाकिनी भी कहते हैं। यह दुनिया की अनोखी नदी है जो 2 अलग अलग धाराओं के रूप में बहती है, एक उत्तर की दिशा में और दूसरा दक्षिण की दिशा में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे दक्षिण की दिशा में, और ये हो गई उत्तर की दिशा में। तो पेन्नार नदी अनोखी नदी है, एक्सेप्शनल है। ये 2 अलग अलग धाराओं के रूप में बहती है। और ये निकलती कहाँ से? तो नंदी दुर्ग की पहाड़ियों से। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के मध्य में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के बीच में है? तो कृष्णा तथा कावेरी के बीच में पेन्नार नदी का अपवाह क्षेत्र है। गंडीकोंडा के निकट यह एक गहरा खड्ड बनाती है। तो गंडीकोंडा के निकट कौन सी नदी गहरा खड्ड बनाती है? वो है पिनाकिनी नदी, जिसका नाम है पेन्नार या पेन्ना। नेक्स्ट आती है पलार नदी। इसका उद्गम स्थल जो है वो चिक्काबल्लापुर, ये प्रश्न पूछा गया है, चिक्काबल्लापुर जो है वो किसका उद्गम स्थान है? तो चिक्काबल्लापुर जो है वो पलार नदी का उद्गम स्थान है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर व तमिलनाडु के अर्काड जिले में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उद्गम जो स्थल है वो कई बार पूछा गया है। तो पलार नदी का उद्गम स्थल है चिक्काबल्लापुर। नेक्स्ट आती है वैगाई नदी। वैगाई नदी का उद्गम स्थल है मदुरै जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ियां। तो वर्षानद पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वर्षानद पहाड़ियों से निकलती है वैगाई नदी। मैप पे देखते हैं तो यहाँ पे होगी आपकी वर्षानद पहाड़ियां, और यहाँ से निकलती है वैगाई नदी। मंडपम के पास ये पाक की खाड़ी में गिरती है। तो पाक स्टेट में गिरती है ये, और ये पाक स्टेट किन के बीच में है? तो भारत तथा आपका जो है श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। और यहाँ पे कौन सी पाक स्टेट में कौन सी नदी गिरती है? तो वो है वैगाई नदी। वैगाई नदी का ओरिजिन कहाँ पे है? वर्षानद की पहाड़ियां। मदुरै इसी नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न बन गया कि मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरै जो है वैगाई नदी के तट पर स्थित। नेक्स्ट नदी है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम स्थल है दक्षिण सह्याद्री में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ी। तो अगस्त्यमलाई पहाड़ी से किस नदी का ओरिजिन होता है? ताम्रपर्णी नदी का। कई बार पूछा गया है ताम्रपर्णी नदी से। यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो ऊपर हो गया पाक स्टेट, नीचे हो गई गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार में कौन सी नदी जो है वो गिरती है? वो है ताम्रपर्णी। और उससे ऊपर पाक की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? वो है वैगाई नदी। आगे देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। उसमें सबसे पहले है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल की पहाड़ियां। तो मैकाल पर्वत जो है जो कि अमरकंटक के पठार के पास में स्थित है, वहां पे है अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में। वहां पे उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में, गुजरात में तथा महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे बड़ा इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो है आपकी
नर्मदा नदी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी के पास से निकल रही है, अमरकंटक के पठार से, और यहाँ पे ये भेड़घाट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये इनको क्रॉस करते हुए यहाँ पे गिरती है आपके अरब सागर। अगला पॉइंट है, यह उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य प्रदेश घाटी की ओर से होकर प्रवाहित होती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, जबलपुर के निकट बेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा तथा कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। कपिलधारा, जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, तो वो कौन सी नदी बनाती है, तो वो नर्मदा नदी भी बनाती है। और ये कहाँ पे है कपिलधारा जलप्रपात, ये है जबलपुर के पास बेड़ाघाट जगह, वहां पर। यह भड़ौत के निकट जो है ज्वारनद मुख द्वारा अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंच घाटी में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद का अभाव रहता है, इसीलिए यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। तवा, दूधी, हिरन तथा कोनार नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नर्मदा की सहायक नदियां, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है तवा, दूधी हो गई, हिरन तथा कोनार। अगली नदी है तापी, या जिसे ताप्ती नदी भी कहते हैं। बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तापी या ताप्ती रिवर। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह भी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य ब्रज घाटी से प्रभावित होती है। इसके बेसिन का जो सबसे मुख्य भाग है वो कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में और सबसे कम गुजरात में। तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में फ्लो होती है तापी या ताप्ती रिवर। इसकी मुख्य सहायक नदी है पूर्णा नदी। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ताप्ती रिवर के जो मुहाने पर है वो कौन सा नगर है, तो सूरत। तो सूरत किस नदी के मुहाने पर है, ताप्ती नदी के। उकाई जल विद्युत परियोजना इसी के ऊपर बनाई गई है। तो उकाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ताप्ती रिवर पे। और ताप्ती रिवर के मुहाने पर कौन सा नगर है, सूरत नगर। अगली रिवर है साबरमती रिवर। यह 320 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियां हैं। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है तथा अहमदाबाद इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती के किनारे। साबरमती का उद्गम स्थल है राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियां। इससे पहले जो था सूरत किस नदी के तट पर स्थित है या मुहाने पर, तो वो है ताप्ती नदी के किनारे पर, और अहमदाबाद साबरमती के। नेक्स्ट है माही नदी। यह धार जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 553 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में है। सोम व झाकम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ये पूछी गई है कि सोम तथा झाकम किसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, वो है माही रिवर। और माही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ इसका ओरिजिन है, माही रिवर ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30.5 डिग्री इसको कट करती है, फिर वापस ये मुड़ती हुई नीचे आती है, और फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को दोबारा कट करती है। तो 2 बार कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो वो है माही नदी। रेखाओं को काटने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपसे प्रश्न में बार बार पूछी गई है। सबसे पहले हो गई सबसे ऊपर माही नदी जो कि इंडिया में है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट आती है जायरे या कांगो रिवर जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इक्वेटर लाइन होगी 0 डिग्री, और इसके ऊपर आप जब इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री कर्क रेखा को काटेगी माही नदी। फिर जायरे या जिसे कांगो रिवर कहते हैं वो काटती है विषुवत वृत्त को, और सबसे नीचे 22.5 डिग्री नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, इसको काटेगी, यहाँ पे होती है आपकी मकर रेखा। तो मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। तो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, माही, जायरे, लिम्पोपो, माही, जायरे, लिम्पोपो, ऐसे करके याद कर लीजिए। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, फिर आ गया विषुवत को काटती है जायरे जिसका दूसरा नाम कांगो नदी है, और तीसरी हो गई मकर रेखा, मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर में नाग पर्वत है। ये प्रश्न पूछा गया कि नाग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो नाग पर्वत जो कि अरावली श्रेणी का पार्ट है वहां से निकलती है लूनी नदी। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये रास्ते में ही कच्छ के रण में, रेगिस्तान में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली कौन सी नदी है, तो वो है लूनी रिवर। यहाँ पे आप देखेंगे ये नाग पर्वत अरावली हिल्स का पार्ट है, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है लूनी का, और लूनी फ्लो करते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी की सहायक नदियों में सूखड़ी, लीलनी तथा मीठड़ी कई बार प्रश्न पूछी गई है, सूखड़ी, लीलनी तथा मीठड़ी। नेक्स्ट रिवर है घग्गर नदी। शिमला के समीप शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों से प्रभावित होती हुई राजस्थान के गंगानगर में प्रवेश करती है। अंततः हनुमानगढ़ के समीप पटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो 2 नदियां हो गई जो रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, यानी कि किसी
सागर में नहीं गिरती उससे पहले ही ये गायब हो जाती हैं। पहली हो गई लूनी नदी, जो कि कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। दूसरी हो गई घग्गर नदी, ये बटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट भारत की सभी मुख्य जो नदियां हैं उनसे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर में कवर किए गए हैं। लेक्चर बढ़िया गया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।